नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ एक्सेल के फंक्शंस के बारे में, किस तरह से हम इन फंक्शंस का यूज़ करके अपनी रिपोर्ट्स को या जो भी हम काम कर रहे हैं उसको और इजी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे जिनमें कि लेंथ, लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, मॉड और बहुत सारे फंक्शंस जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ के बारे में जानते हैं। लेंथ क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी सेल में जो टेक्स्ट लिखा है उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर्स या जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी काउंटिंग के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। किस तरह से हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे? सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेंथ फंक्शन को जानने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो फंक्शन इक्वल टू लेन। आपको केवल इक्वल टू LEN लेन लिखना होगा। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा या टैब की प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट डिफाइन करना होगा। टेक्स्ट अगर आप चाहें, आपके पास जो कहीं किसी सेल में लिखा हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया सुधीर और एंटर प्रेस कर दिया तो मुझे यहाँ पर पता चल गया इसकी लेंथ 6 है। इसी तरह से एक बार फिर से करते हैं। मैं लिख देता हूँ लेंथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंडिया। इंडिया मैंने लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया। इसमें आपकी लेंथ 5 आई है, मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इसमें 5 है। इसके अलावा अगर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए बगल में मेरे पास ये कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के नेम लिखे हुए हैं, इनमें मुझे लेंथ पता करनी है तो इसके लिए आप लिखिएगा इक्वल टू लेन। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस सेल को क्लिक कर दीजिएगा जिस भी सेल में डेटा है और ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब आपने देखा होगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहिए या अल्फाबेट कहिए, आपको यहाँ पर 28 मिल रहे हैं। आप इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा सब में किस में कितने कैरेक्टर्स हैं। लेंथ फंक्शन में आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लेंथ फंक्शन में ये फंक्शन स्पेस भी काउंट करता है। मान लीजिए 2 वर्ड्स हैं मेरे पास, मैंने लिख दिया इंडिया ग्रेट या कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें काउंट करूँगा वर्ड्स, मैं इसमें लिखता हूँ लेंथ और फिर से इसको क्लिक किया, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए 11, जबकि इसमें आप काउंट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स केवल 10 ही हैं। तो इसने एक स्पेस को भी इसमें काउंट कर लिया। तो लेंथ जो फंक्शन होता है वो स्पेस के साथ आपको काउंटिंग करके देता है। इसके बाद बात करते हैं लेफ्ट और राइट फंक्शन की। लेफ्ट फंक्शन के लिए एक बार मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, जो भी आपकी सेल होती है, जो भी आपका डेटा है, इसमें से आप मान लीजिए चाहते हैं कि लेफ्ट के 3, 4, 5, 10 जितने भी कैरेक्टर्स को निकालना या सेपरेट करना, लेफ्ट फंक्शन आपका काम यहाँ पर आसान कर देता है। इसके लिए आप लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ पर आपको टेक्स्ट डिफाइन करना होगा। टेक्स्ट आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर जो सेल है उसको भी क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर फिलहाल सेल को क्लिक करूंगा तो मैंने सेल को क्लिक कर दिया। आपने देखा होगा टेक्स्ट में मैंने सेल को क्लिक कर दिया। इसके बाद कॉमा से सेपरेट किया गया है नम कैस, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसलिए आप कॉमा लगाइएगा। अब आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने होंगे, कितने कैरेक्टर्स आपको सेपरेट करने हैं। फिलहाल मुझे मान लीजिए यहाँ पर 3 कैरेक्टर जो कि यहाँ पर कोड है वो सेपरेट करना है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया तो मुझे यहाँ पर जो भी लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स थे वो यहाँ पर सेपरेट होकर के मिल गए। इसको नीचे ड्रैग कर दीजिएगा तो आपको इस तरह से सेपरेशन मिल जाएगा। जो भी आप डेटा निकालना चाहते हैं किसी भी सेल से, इसके लेफ्ट से 2, 3, 5, 7 जितने भी कैरेक्टर्स आप निकालना चाहते हैं इस तरह लेफ्ट फंक्शन का यूज करके निकाल सकते हैं। इसी तरह से राइट फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम मैं आपको केवल बताने के लिए लिख रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेम ये यहाँ पर हैं, इनमें से अब जो भी ये ईयर्स दिए गए हैं इनको कैलकुलेट करेंगे या सेपरेट करेंगे। तो इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या जो भी हमारे ईयर्स लिखे हैं इनमें 11 टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हमें राइट से केवल 11 कैरेक्टर सेपरेट करने होंगे। आप काउंट करके भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगा राइट फंक्शन। तो मैंने लिखा इक्वल टू
राइट टैब की प्रेस कर दीजिएगा तो आपको कंप्लीट होकर के यहाँ तक मिल जाएगा। इसके बाद फिर से आपको टेक्स्ट डिफाइन करना होगा। टेक्स्ट के लिए इस सेल को मैं क्लिक कर देता हूँ। देन इसके बाद फिर से कॉमा और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इस बार हमें 11 कैरेक्टर्स सेपरेट करने हैं, राइट से 11। तो जो भी ये टेक्स्ट है या सेल में जो भी लिखा है इसके राइट से 11 कैरेक्टर्स सेपरेट होकर के आपको मिल जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, एंटर प्रेस कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं अब यहाँ से जो भी मेरा ये रिजल्ट है या इसके लास्ट से हमें 11 कैरेक्टर्स सेपरेट होकर के मिल गए। नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा। इस तरह से हर सेल में से आपको लास्ट के 11 कैरेक्टर्स, राइट से लास्ट के 11 कैरेक्टर्स सेपरेट होकर के मिल जाएंगे। इस तरह से लेफ्ट और राइट फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपर फंक्शन की। अपर फंक्शन क्या करता है, ये जो भी आपका टेक्स्ट लिखा है तो वो उसको कैपिटल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देता है। एक बार करके देखते हैं। इक्वल टू, मैंने लिखा अपर। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट डिफाइन करना होगा या सेल डिफाइन कर दीजिएगा किस सेल में आप करना चाहते हैं। तो मैंने सेल को क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सेल का रेफरेंस आ गया। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी मेरा ये नाम यहाँ पर लिखा था ये अपर केस में चेंज हो गया। इसको ड्रैग करिएगा तो सभी अपर केस में चेंज हो जाएंगे। इस तरह से आप अपर केस का यूज कर सकते हैं। एक बार मैं इनको यहाँ पर पेस्ट करा देता हूँ। एज अ वैल्यू मैंने यहाँ पेस्ट करा दिया। अब मैं यहाँ पर इनको लोअर केस में आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास डेटा अपर केस में है और आप उसको लोअर केस कराना चाहते हैं तो लोअर केस में किस तरह से चेंज कराते हैं, आप यहाँ पर लिखिएगा इक्वल टू लोअर, फिर से टेक्स्ट आपको देना है। टेक्स्ट के लिए आप इस सेल को क्लिक कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। आप देख रहे होंगे जो भी डेटा है वो लोअर केस में चेंज हो गया। इस तरह से आप अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट एक दूसरे को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिम। ट्रिम जो फंक्शन होता है ये हमारे डेटा में से अगर एक्स्ट्रा स्पेस उसके बीच में लगे हों उनको रिमूव कर देता है। मान लीजिए 2 शब्द हैं या 2 से ज़्यादा शब्द हैं, प्रत्येक में कहीं 3 स्पेस हैं या कहीं 4 हैं, कहीं से ज़्यादा हैं, तो इस तरह से लोअर जो ट्रिम जो होता है, सॉरी जो ट्रिम फंक्शन होता है वो शब्दों के बीच से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से रिमूव करता है। यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर लिखा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री और यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी आपका टेक्स्ट है वो सही फॉर्मेट में हो जाए, उसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो जाए। तो किस तरह से आप ट्रिम का यूज करते हैं, इक्वल टू आप लिखिएगा ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और जो भी आपको टेक्स्ट देना है वो डिफाइन कर दीजिएगा। इसलिए मैं इस सेल को क्लिक कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आपने देखा जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो सब यहाँ से रिमूव करके हट गए। इस तरह से आप ट्रिम फंक्शन का यूज करके एक्स्ट्रा स्पेस को, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे और केवल आपको 2 शब्दों के बीच में केवल एक ही स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइंड और सर्च फंक्शन की। किस तरह से आप एक्सेल में फाइंड और सर्च फंक्शन का यूज करके जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ। सेम यही चीज मैं नीचे लोअर फंक्शन की हेल्प से टाइप कर देता हूँ। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लोअर फंक्शन की हेल्प से टाइप कर दिया और यहाँ पर इसको प्लीज एज ए वैल्यू कर दिया। अब हम यहाँ पर फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इक्वल टू फाइंड। फाइंड के बाद आपको कौन सा कैरेक्टर इसमें फाइंड करना है, मान लीजिए मुझे कैपिटल सी इसमें फाइंड करना है। इसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैपिटल सी लिख दीजिए और इसके बाद कॉमा विद इन टेक्स्ट। किस टेक्स्ट में आपको ये या किस सेल में आपको ये फाइंड करना है, इसके लिए मैं इस सेल को क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद कॉमा कौन से नंबर से स्टार्ट करते हुए फाइंड करना है, तो मुझे पहले ही नंबर से स्टार्ट करना है तो इसलिए मैंने 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि ये यहाँ पर 18वें नंबर पर है। इसी के लिए इसी फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पर कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट एक बार कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए आप कुछ रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें भी सी है
तो जबकि सी इसमें है तो यहाँ पर भी 18 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 18 नहीं आया। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। ये जो फाइंड फंक्शन होता है ये केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं सी को यहाँ पर इस वाले सी को कैपिटल सी कर देता हूँ, तब एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर 18 रिजल्ट आ गया। वापस एंडू करता हूँ, तो ये फाइंड फंक्शन जो होता है ये केस सेंसिटिव होता है। जैसा एग्जैक्टली आप लिखेंगे वही अगर मैच हुआ तो ये आपको रिजल्ट बताएगा, नहीं तो आपको एरर दे देगा। इसके लिए आप सर्च फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक इसके बगल में अगर मैं यहाँ पर सर्च फंक्शन का यूज करता हूँ, मैं लिखता हूँ इक्वल टू सर्च, फिर से सेम वही चीज आपको सारी मिलेंगी। फाइंड टेक्स्ट, अब आपको मैं लिखता हूँ, मान लीजिए कैपिटल से ही फाइंड करता हूँ, फिर से कॉमा विद इन टेक्स्ट, इस सेल को मैं क्लिक करता हूँ और कॉमा स्टार्ट नंबर 1 मैंने इसमें लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखेंगे आप यहाँ पर रिजल्ट 18 आ गया। यहाँ पर अगर मैं सी को यहाँ से कैपिटल से कर देता हूँ, तब आप देखेंगे रिजल्ट 18 ही, सर्च फंक्शन में भी 18 ही रहा। तो फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव होता है। जैसा आप लिखेंगे अगर एग्जैक्टली वैसा मिला है तो आपको आंसर मिलेगा, या जो भी नंबर है वो मिलेगा, नहीं तो एरर मिल जाएगा। इसके बजाय अगर आप सर्च फंक्शन यूज करते हैं तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता। आप जैसा लिखना चाहें कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, तो फाइंड अगर ये उस वैल्यू में होगा तो आपको फाइंड करके मिल जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड फंक्शन और सर्च फंक्शन का यूज करके कुछ ही भी कैरेक्टर्स को कहीं भी सेल में फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जैक्ट फंक्शन की। किस तरह से एग्जैक्ट फंक्शन काम करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिखा, अब दोनों क्योंकि सेम है, अब मैं देखना चाहता हूँ एक्सेल की एग्जैक्ट फंक्शन की हेल्प से क्या ये दोनों सेम है। इसके लिए आप लिखिएगा इक्वल टू एग्जैक्ट, और सबसे पहले आपको देना है उसमें टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट उसके बाद सेकंड टेक्स्ट। पहले टेक्स्ट के लिए मैं सेल को क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद कॉमा लगाया और सेकंड सेल को क्लिक कर दिया सेकंड टेक्स्ट के लिए, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे रिजल्ट यहाँ पर फॉल्स मिला है। क्यों? क्योंकि जबकि दोनों स्पेलिंग सेम है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि ये जो पहली स्पेलिंग है इसमें सी कैपिटल है और इस वाली स्पेलिंग में सी स्मॉल है। अगर मैं इसको आपको कैपिटल करके दिखाऊं, अब आप देखेंगे रिजल्ट ट्रू आ गया। तो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है वो दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है। अगर वो एग्जैक्टली सेम है, केस सेंसिटिव भी होता है, एग्जैक्टली सेम है तभी आपको ट्रू मिलता है, अदरवाइज आपको फॉल्स ही मिलेगा। तो इस तरह से एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करके आप दो स्ट्रिंग्स को या दो सेल के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रो और कॉलम फंक्शन की। किस तरह से रो और कॉलम फंक्शन काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलम का नंबर निकालेंगे। ये कौन सा नंबर का कॉलम है, जो कि सी है। इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉलम फंक्शन, कॉलम मैंने लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया और क्लोज ऐसे ही आपने कर दिया। तो अब आपको यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको 3 नंबर मिला है, मतलब ये 3 नंबर का कॉलम है। इसी तरह से आप किसी भी कॉलम में इस फंक्शन को लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। इसके लिए आपको पता चल गया कि ये 7th नंबर का कॉलम है। इसमें आप सेल नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं सेल नंबर के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। फिलहाल हम जी कॉलम में फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने लिखा इक्वल टू कॉलम, और यहाँ पर अब आपको रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस मान लीजिए मैं बी सेल का दे देता हूँ, तो मैंने ये सेल का रेफरेंस यहाँ पर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर मुझे मिला 2, तो मतलब बी जो था वो 2 नंबर का कॉलम है, जबकि हमने ये जी कॉलम में कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से आप अगर उसमें रेफरेंस देंगे, कॉलम जो भी कॉलम फॉर्मूला है उसमें रेफरेंस देंगे, तो उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलम कॉलम का नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज आप बिना रेफरेंस के अगर उसको एंटर कर देंगे तो आपको जिस कॉलम में आपने फॉर्मूला लगाया है उसी कॉलम का कॉलम नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास रो फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू रो, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, स्टार्ट करके क्लोज कर दीजिएगा, एंटर प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको पता चल गया कि 48 नंबर की रो है। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसी के नीचे फिर से रो लिखता हूँ, अब यहाँ पर आपको रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस मान लीजिए मैं इस कंट्री जहाँ पर लिखा है इसका रेफरेंस देता हूँ। इस सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे कि 41 नंबर की ये रो है, तो 41 नंबर की रो थी, तो यहाँ पर मुझे 41 मिल गया। तो इस तरह से रो और कॉलम फॉर्मूला की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि आप किस रो या कॉलम फॉर्मूला में काम कर रहे हैं, या किसी रेफरेंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस रो या कॉलम पर ये रेफरेंस मेरी एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं वैल्यू फंक्शन की।
वैल्यू फंक्शन कई बार काम करता है। अगर आपका डेटा एक प्रॉपर वे में नहीं है तो आप देखेंगे उस पर कैलकुलेशन भी नहीं होती है। मैं यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए कुछ नंबर टाइप कर दिए जो एग्जैक्टली है तो नंबर, लेकिन वो एक्सेल के अकॉर्डिंग अभी नंबर फॉर्मेट में नहीं है। अगर मैं इन पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मान लीजिए मैं इनका सम ही करता हूँ, तो मैंने सम लिखा। इसके बाद ये जो भी रेफरेंस है मैंने इसमें सम रेफरेंस डिफाइन कर दी और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट 0 आ गया, जबकि ये कैलकुलेशन हो जानी चाहिए थी। क्योंकि ये अभी प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में नहीं है। आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये देखिए आप लेफ्ट साइड में अलाइन है, जबकि जो नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में अलाइन होते हैं। यहाँ पर मैं सम कर रहा हूँ तो सम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप कई बार वैल्यू फॉर्मूला की जरूरत पड़ जाती है। जो भी आपका टेक्स्ट लिखा है उसकी एग्जैक्टली वैल्यू को निकालने के लिए आप वैल्यू फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल टू वैल्यू, मैंने लिखा और इसके बाद इस सेल को सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 5 आ गया। इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब आप एक चीज में नोट कर रहे होंगे कि ये वाला जो 5 है लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट साइड में अलाइन है, और जबकि यहाँ पर 5 राइट साइड में अलाइन है। तो ये प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में है। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार सम का फॉर्मूला आपको लगा करके दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, इक्वल टू सम, जो भी रेंज है रेंज डिफाइन कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर सम हो गया। तो कई बार नंबर्स आपको एक्चुअल नंबर फॉर्मेट में नहीं होते, या कोई दूसरा टेक्स्ट है वो नंबर फॉर्मेट में अगर नहीं है, या किसी दूसरे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो आप वैल्यू फॉर्मूला की हेल्प से उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इज ब्लैंक। कई बार आपको पता करना होता है कि कोई सेल ब्लैंक है या नहीं है, तो आप इस ब्लैंक फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ नंबर, कुछ बीच में आपको पता करना है, आपके पास काफी बड़ा डेटा है कि इसमें कितने सेल्स ब्लैंक हैं। इसके लिए आप इस ब्लैंक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल टू इस ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और जो भी आपकी सेल है या रेफरेंस है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको फॉल्स मिला, उसको ड्रैग कर दीजिएगा। तो जहां जहां आपको ट्रू मिल रहा है मतलब वहां पर डेटा ब्लैंक है या कुछ नहीं है। तो इस ब्लैंक फॉर्मूला की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कौन सी सेल ब्लैंक है और कौन सी नहीं है। इसके बाद हम करते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक आपको एग्जैक्टली टोटल वैल्यूज या जितनी भी ब्लैंक सेल्स हैं वो काउंट करके बताएगा। इसके लिए मैं इसी एग्जांपल पर काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगाता हूं। मैं यहाँ पर लिखता हूं इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, टैब की प्रेस कीजिएगा, इसके बाद रेंज आप डिफाइन कर दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। अब आप देख रहे होंगे अगर हम यहाँ पर नॉर्मली पहले काउंट करें, एक 3 टोटल यहाँ पर वैल्यूज ब्लैंक हैं। इसके बाद एंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट 3 आ गया, मतलब 3 इसमें जो भी सेल है वो ब्लैंक है। तो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी रेंज में पता कर सकते हैं कितनी सेल उसमें ब्लैंक है। इज इवन और इज ऑड, अगर कोई नंबर आपको पता करना है कौन से नंबर इवन है और कौन से ऑड है, तो आप इज इवन या इज ऑड का फॉर्मूला की हेल्प से ले सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर इक्वल टू इज इवन, इज इवन लिखा और सेल का रेफरेंस आपने डिफाइन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो आपको पता चल जाएगा ट्रू या फॉल्स की हेल्प से जो भी वैल्यूज अगर ट्रू होंगी तो इवन होंगी, अगर ऑड होंगी तो वो फॉल्स हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से आपका इज ऑड काम करता है, इक्वल टू आई एस इज ऑड मैंने लिखा और जो भी सेल है इसको क्लिक किया, रेफरेंस दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देख रहे होंगे जो भी वैल्यूज ऑड होंगी उनके लिए ट्रू आ गया और जो इवन है उनके लिए फॉल्स आ गया। तो इस तरह से इज इवन और इज ऑड की हेल्प से आप इवन और ऑड सिंपली पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉड या इज नंबर की। इसमें सबसे पहले हम इज नंबर का यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज टाइप कर देता हूँ, तो मैंने कुछ ये टाइप कर दिया। अब मुझे पता करना है इस डेटा में से कौन से नंबर है कौन से नंबर नहीं है। इसके लिए मैं इस नंबर का फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल टू आई एस, मैंने लिखा इस नंबर। इसके बाद आप इस सेल को क्लिक कर दीजिएगा, रेंज यहाँ पर आ गई, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू आपको रिजल्ट मिल गया। इसको नीचे तक ड्रैग कीजिएगा, तो जहां पर आपको फॉल्स मिला है वहां पर नंबर नहीं है। इस नंबर आपको बताएगा कहाँ पर आपका डेटा नंबर है और कहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर देखिए ब्लैंक है, ये भी एक नंबर नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको फॉल्स मिल गया। इस तरह से आप इस नंबर का प्रयोग करके जान सकते हैं कि आपका डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में है या नहीं है। अब बात करते हैं मॉड फंक्शन की। किस तरह से मॉड फंक्शन काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स टाइप किए हैं। अब मुझे इन नंबर्स को 5 से डिवाइड करके पता करना है कि इसमें बैलेंस या रिमाइंडर कितना बचता है। इसके लिए आप मॉड फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप इक्वल टू मॉड। मॉड में आपको नंबर डिफाइन करना होगा। इसके लिए मैं ये सेल को क्लिक कर दिया, कॉमा, इसके बाद डिवीजन, किससे आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो मुझे इस सेल से डिवाइड करना है। यहाँ पर आप डायरेक्टली 5 नंबर भी मैं लिख सकता हूँ। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। इस सेल को मैं यहाँ पर लॉक या फिक्स कर देता हूँ, जिससे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो इस सेल का रेफरेंस चेंज नहीं होगा। इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे 2 मिल गया और इसको मैंने ड्रैग किया। तो जहां जहां पर आप देखेंगे जिस तरह से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 50 आ रहा था, 5 10 50 और 2 रिमाइंडर बचा तो यहाँ पर मिल गया। इस तरह से 5 से डिवाइड होने पर जो जो भी रिमाइंडर यहाँ पर मिल रहा है आपको यहाँ पर मिल गया। मॉड फॉर्मूला की हेल्प से आप रिमाइंडर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टेक्स्ट की। इस टेक्स्ट कहाँ पर काम करता है। अगर आपको पता करना है कि किसी भी रेंज में कौन कौन सी वैल्यूज टेक्स्ट फॉर्म में है, तो आप इस टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल टू इस टेक्स्ट। इस टेक्स्ट मैंने लिखा और जो भी आपकी रेंज है या सेल है उस सेल को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए फॉल्स मिला, जबकि ये 3 नंबर फॉर्मेट में है और यहाँ पर मुझे फॉल्स मिल गया। इसी को आप नीचे ड्रैग कीजिएगा तो जहां पर केवल यहाँ 2 पर आप देख रहे हैं, यहाँ 2 पर केवल इन दोनों सेल पर ही टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा लिखा है, तो यहाँ पर ट्रू मिला, अदरवाइज सब फॉल्स हो गए। तो डेटा में से रेंज में ये जानने के लिए कि कौन कौन सी वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में है, आप इस टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट को ज्वाइन करने की। एक्सेल में आप 3 तरह से या इससे भी ज़्यादा तरह से कहिए टेक्स्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपको फिलहाल अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो उसमें 3 तरीके से आप टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 3 फॉर्मूलाज मिलते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन, कनकैटिनेट और कनकैट। इसके अलावा भी अदर तरीके हैं जिनमें आप एम्परसेंड की हेल्प से भी टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इन तीनों तरीके से किस तरह से आप टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं कनकैटिनेट की बात। इसके लिए आप लिखेंगे इक्वल टू कनकैटिनेट। कनकैटिनेट आपने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब आप देख रहे होंगे, आप फॉर्मूला बार में क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले आपको टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 ये आपको डिफाइन करने होंगे। तो पहले मैंने लिखा, इस वाले टेक्स्ट सेल को क्लिक किया, देन कॉमा लगा करके दूसरे सेल को क्लिक किया, फिर से कॉमा, तीसरे सेल को क्लिक किया, फिर से कॉमा और लास्ट सेल को क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब आप देखिए एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट मेरा ज्वाइन हो गया। इसके बाद अब हम कनकैट की बात करते हैं। कनकैट में आप लिखेंगे इक्वल टू कॉनकैट। फिर से आपको टेक्स्ट 1, मैंने यहाँ से टेक्स्ट 1 को क्लिक किया, फिर से कॉमा, टेक्स्ट 2 को क्लिक किया, कॉमा 3, कॉमा 4, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर भी यही हुआ और इस फॉर्मूला में भी यही हुआ। दोनों में अंतर क्या हुआ, अगर मैं इस फॉर्मूला में मान लीजिए फिर से कनकैटिनेट लगाता हूँ, कनकैटिनेट, अगर मैं यहाँ पर अब ये पूरी कॉमा से सेपरेट ना करते हुए एक बार में एक रेंज को क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैंने इस रेंज को क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर देखिएगा आप एक एरर में आपको मिला है। इसी काम को मैं इस कनकैट फॉर्मूला से हेल्प से करता हूँ। फिर से मैंने लिखा इक्वल टू कनकैट और ये जो मेरा नीचे लिखा हुआ है इसको फिर से एक रेंज समझते हुए मैंने इसको क्लिक किया और रेंज इसमें डिफाइन कर दी, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर मुझे एक रिजल्ट मिल गया। कनकैट फॉर्मूला में आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं, जबकि कनकैटिनेट फॉर्मूला में आपको कॉमा से सेपरेट करते हुए ही जो भी आपका टेक्स्ट है वो डिफाइन करना होगा। तो कनकैटिनेट फॉर्मूला रेंज एक्सेप्ट नहीं करता है, जबकि कनकैट फॉर्मूला एक रेंज को एक्सेप्ट करता है। इससे भी बेहतर आपको टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला मिलता है। टेक्स्ट ज्वाइन से एक बार मैं आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। इक्वल टू लिखा टेक्स्ट ज्वाइन, इसके बाद आपको एक डेलिमीटर में डिफाइन करना होगा। डेलिमीटर क्या होता है, ये आप वो टेक्स्ट या बीच में आप जो भी स्पेस देना चाहते हैं, हाइफन लगाना चाहते हैं, जो भी आप 2 शब्दों के बीच में लगाना चाहते हैं, जिससे जोड़ना चाहते हैं, उसको डेलिमीटर कहते हैं। मान लीजिए फिलहाल मुझे यहाँ पर एक स्पेस
क्रिएट करना है तो मैं स्पेस से क्रिएट किस तरह करता हूँ, आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस डिफाइन कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस दे दीजिएगा, इसके बाद फिर से कॉमा लगाइएगा। अब आपको मिल रहा है इग्नोर एम्प्टी। क्या आप जो अगर बीच में एक टेक्स्ट लिखा है अगर वो एम्प्टी है या सेल एम्प्टी है, खाली है, तो उसको आपको इग्नोर करना है या नहीं करना है। फिलहाल मैं इसको ट्रू कर देता हूँ क्योंकि ये इग्नोर एम्प्टी सेल्स करेगा, तो मैंने टैब की प्रेस की और ट्रू यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। इसके बाद फिर से आपको टेक्स्ट 1 2 3 डिफाइन करना है। एक बार मैं कॉमा से सेपरेट करते हुए आपको दिखाता हूँ। पहली सेल को आप क्लिक कीजिएगा, देन कॉमा लगा करके दूसरी वाली, इसी तरह तीसरा, फिर चौथा, इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे हर शब्द के बीच में आपको एक स्पेस मिल रहा है जो कि डेलीमीटर के फॉर्म में हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। इसी काम को मैं रेंज भी आपको बताता हूँ, क्या ये रेंज भी एक्सेप्ट करेगा। फिर से इसको करते हैं इक्वल टू, मैंने लिखा टेक्स्ट ज्वाइन डेलीमीटर। इस बार मैं डेलीमीटर मान लीजिए यहाँ पर हाइफन ले लेता हूँ या डैश, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया, फिर से कॉमा, इग्नोर एम्प्टी टेक्स्ट, इसको ट्रू किया, देन कॉमा। अब मैं कॉमा सेपरेट ना करते हुए इस रेंज को एक बार मैंने सेलेक्ट किया, कंप्लीट रेंज को, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास स्पेस की जगह, दो शब्दों के बीच में एक स्पेस की जगह मैंने हाइफन का यूज किया था, मुझे यहाँ पर हाइफन मिल गया। और जो भी मेरा एक रेंज थी उस रेंज से जितने भी उसमें शब्द थे वो शब्द सारे के सारे रेंज की फॉर्म में भी यहाँ पर इंक्लूड हो गए। इस तरह से आप तीनों फॉर्मूला की हेल्प से टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ओल्डर वर्जन के एक्सेल में कंकैटिनेट मिलता है, जबकि जो नए वर्जन हैं उनमें आपको कंकैट और टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला भी मिलते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन में आपको एक डेलीमीटर भी मिलता है जो कि आप दो शब्दों के बीच में लगाना चाहते हैं, वो चाहे स्पेस हो, हाइफन हो, स्लैश हो, बैक स्लैश हो, किसी भी स्लैश या किसी भी डेलीमीटर का यूज करके आप टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रेंज भी एक्सेप्ट करता है, इसी तरह से कॉन्कैट भी रेंज एक्सेप्ट करता है, बस ये डेलीमीटर सपोर्ट नहीं करता, इसमें आपको डेलीमीटर नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप तीनों फॉर्मूला की हेल्प से जो भी आपको ठीक लगे या आपको अप्रोप्रिएट, आपकी जो भी जैसी भी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इफ एरर फॉर्मूला की, किस तरह से इफ एरर काम करता है। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जिनसे ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे। कुल मिलाकर मुझे इस रेंज को इन नंबर्स के, जो भी इनके सामने नंबर्स लिखा है उससे डिवाइड कराना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू, जो भी पहली वाली सेल है उसको क्लिक किया, देन डिवाइड और बगल वाली सेल को क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक रिजल्ट मिल गया। ठीक इसी तरह से लास्ट तक मैंने इसको ड्रैग किया तो मुझे रिजल्ट मिल गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक एरर भी मुझे मिला है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा डेटा है उसमें अगर कहीं पर एरर आए तो वो शो ना हो, या अगर आपको कुछ की जगह और कुछ आप शो कराना चाहते हैं वो शो हो जाए। तो किस तरह से आप इफ एरर का फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो भी हमारा ये डिवाइड मैंने यहाँ पर किया है, ठीक इसके पहले मैं एक इफ एरर फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू के बाद इफ एरर, इफ एरर, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर से हमारा बीच में वही फॉर्मूला है जो हमारी वैल्यू है। इसके बाद आप कॉमा से सेपरेट करिएगा, बाद में आप देखेंगे वैल्यू इफ एरर। अगर आपको यहाँ पर इफ एरर मिलता है तो क्या हो, इसके लिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक हाइफन या डैश लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज किया। मतलब यह होगा कि जब भी हमारा डिवाइड होगा अगर उसमें कुछ एरर आए तो उसकी जगह एरर शो ना हो और उसकी जगह हाइफन या डैश शो होने लग जाए। इसके बाद इसको मैंने एंटर किया, अब यहाँ पर रिजल्ट मिला, इसको लास्ट तक ड्रैग मैं कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर अब डिविजिबल, जो डिविजिबल वाला एरर था, जीरो से डिवाइड वाला एरर था, उसकी जगह मुझे यहाँ पर डैश मिल गया। आप ये चाहते हैं अगर आपके डेटा में कहीं पर एरर्स आएंगे, उन एरर्स को आप शो ना कराना चाहते हो, उसकी जगह डैश या स्पेस जो भी आपको शो कराना है या ब्लैंक शो कराना है, आप सिंपली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो रख दीजिएगा। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा में हम फिलहाल एक बार डैश को हटा के मैं स्पेस ले लेता हूँ या केवल ब्लैंक छोड़ देता हूँ, इसको एंटर प्रेस कीजिएगा, फिर से इसको ट्रैक करते हैं। अब आप देखेंगे हाइफन हट गया और केवल ब्लैंक यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरह से आप इफ एरर फॉर्मूला का यूज करके एरर को हाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंड और फंक्शन की, किस तरह से आप एंड फंक्शन या और फंक्शन का यूज करके एक से ज्यादा लॉजिक्स डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के मैथ्स और हिंदी के मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पर अब हम इफ फॉर्मूला और एंड फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन से जानेंगे कि किन किन के मार्क्स 50 से मान लीजिए बड़े हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ
इफ के बाद यहाँ पर मुझे लॉजिकल टेस्ट डिफाइन करना होगा। अगर हम डायरेक्टली इफ का यूज करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक ही टेस्ट डिफाइन कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर इफ और एंड कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ इफ के बाद लिखता हूँ एंड, और फिर से ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया। अब आप देख रहे होंगे नीचे लॉजिक 1 या लॉजिक 2 इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये वाला नंबर 50 से बड़ा है। तो मैंने इसको क्लिक किया, देन लिख दिया ग्रेटर देन 50। फिर से मैं अब सेकंड लॉजिक की तरफ पढ़ता हूँ। फिर से मैंने कॉमा लगाया और अब चेक किया कि ये वाला नंबर 50 से बड़ा है या नहीं है। फिर से इसको ग्रेटर देन लगाया और 50 कर दिया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो एंड के अंदर हमारे दो लॉजिक हो गए कि पहली वाली वैल्यू 50 से बड़ी है और कॉमन दूसरी वाली भी 50 से बड़ी है। अगर फिर से कॉमा लगाया, अब इफ में अगर वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पर मुझे लिख के देते गुड, और अगर फॉल्स होती है तो यहाँ पर लिख दे एवरेज। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए मुझे मिला एवरेज, मतलब इनमें से एक वैल्यू या दोनों वैल्यू 50 से छोटी हैं। इसी को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर मुझे गुड मिला है, तो दोनों वैल्यूज मेरी 50 से बड़ी हैं। यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज 50 से बड़ी हैं इसलिए गुड मिला, और यहाँ पर दोनों 50 से छोटी हैं तो एवरेज मिला। और यहाँ पर भी आप लास्ट में देखेंगे इनमें से एक भी वैल्यू, ये वाली 43 50 से छोटी है इसलिए यहाँ पर भी मुझे एवरेज मिला है। तो इस तरह से आप एंड का यूज लॉजिक्स बढ़ाने के लिए करते हैं। आप एक से ज्यादा लॉजिक का यूज भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप और फॉर्मूला का यूज करके जान सकते हैं कि इनमें से या तो कोई एक वैल्यू 50 से बड़ी हो। इसके लिए मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इस सेल में इस फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया और यहाँ पर एंड की जगह मैं और का यूज कर देता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर गुड मिला है, एक बार मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे इनमें से अगर एक भी वैल्यू 50 से बड़ी है तो यहाँ पर गुड मिल जा रहा है। और इस वाले में आप देख रहे होंगे दोनों वैल्यूज 50 से छोटी हैं, या तो ये वाली या ये वाली, तो यहाँ पर एवरेज मिल गया। और आपका क्या करता है फंक्शन, ये दोनों लॉजिक्स को चेक करता है। अगर उनमें से कोई एक भी या एक से, अगर आपने एक से ज्यादा लॉजिक्स लगाए हैं, दो से ज्यादा लॉजिक्स लगाए हैं, तो ये चेक करता है कि या तो पहला वाला या दूसरा वाला, जो भी आपको सही मिलता है उसके आधार पर जैसा भी आपने रिजल्ट चाहा होता है या जैसे भी आपने वैल्यू ट्रू में जो भी आपने लॉजिक लगाया होता है उस अकॉर्डिंग काम करने लगता है। इस तरह से आप एंड फंक्शन या और फंक्शन का यूज करके लॉजिक्स को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन फंक्शंस के बारे में, जैसे कि लेंथ है, फाइंड है, सर्च है, इज इवन ऑड है या मॉड है, एंड है, इन फंक्शंस के बारे में किस तरह से इन फंक्शन का यूज किया जाता है हमने देख लिया है। इसके अलावा और भी एक्सेल में फंक्शंस होते हैं जिनकी लिस्ट आप ये देख रहे होंगे। इन फंक्शंस के लिए मैंने दूसरे वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस तरह से एक्सेल के जो भी कुछ टॉप मोस्ट फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस का यूज करने हमने सीख लिया है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।